This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में औसतन हर 20 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है। क्या कारण है कि औरतों को देवी की तरह पूजने वाला ये भारत देश महिलाओं के लिए असुरक्षित एक रेप कंट्री बनता जा रहा है? क्यों अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है? आसानी से बेल मिलना या कुछ साल की मामूली सजा। ऐसे में अगर रेपिस्ट कोई पावरफुल शख्स हो तो उसे सजा मिलना तो दूर, उल्टा पुलिस प्रशासन उसे ही बचाने में लग जाती है। रेप पीड़ित को ही डराया धमकाया जाता है ताकि वो ही पीछे हट जाए। ऐसा ही मामला सामने आया अप्रैल 2024 को राजस्थान में, जब एक 19 साल की लड़की ने 4 रिपोर्टर्स को कॉल करके बुलाया। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाकर मदद मांग रही थी। ये वही कहानी थी जो पिछले 1.5 महीने से वो पुलिस और प्रशासन के हर अधिकारी को सुना रही थी, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसकी कहानी मीडिया में आने के बाद भी उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इससे अब उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महीनों इंसाफ के इंतजार में अपनी कहानी मीडिया को सुनाने के बाद उस लड़की ने मौत को गले लगा लिया। कौन थी ये लड़की और क्या थी उसकी कहानी? आज़ादी के इतने सालों बाद भी इंसाफ पाने की लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है? आज की हमारी कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर से। यहाँ के सांवलकर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माँ बाप, बेटा गोपीराम और बेटी आभा थे। गोपीराम की 2019 में स्वाति से शादी हुई थी और इन दोनों के 2 छोटे बच्चे भी थे। कोरोना के बाद हालात सामान्य हुए, जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा था। अब स्वाति की भी इच्छा जागी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, जो शादी के चक्कर में छूट गई थी। पति और बाकी घर वालों को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। सभी इस फैसले में स्वाति के साथ थे। उसका एडमिशन गांव से दूर एक प्राइवेट कॉलेज में करवा दिया गया। 2023 तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था। इसी साल 19 साल की आभा ने 12वीं के बाद नॉन कॉलेजिएट में BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। स्वाति घर से कॉलेज तक बस से आया जाया करती थी। इसी बस में 3 और लड़के भी सफ़र किया करते थे, जो किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट थे और इनका गांव भी स्वाति से अलग था। इनके नाम थे अशोक, लालचंद और शिवचंद। बस में रोज आने जाने के दौरान स्वाति की इनसे जान पहचान हुई। पढ़ाई को लेकर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी और स्वाति की इनसे दोस्ती हो गई। एक दिन ये तीनों स्वाति के ही बस स्टैंड पर उतरे और उसके साथ ये कहते हुए चल पड़े कि हमें भी यहाँ कुछ काम है, हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगे। स्वाति पहले थोड़ा हिचकिचाई, पर वो काफी समय से इन्हें जानती थी, तो अब वो इनके साथ ही चल पड़ी। बस से घर का रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में कई खेत भी पड़ते थे। साथ चलते चलते एक जगह मौका देखकर इन तीनों ने स्वाति को पकड़ लिया और वो उसका मुंह दबाकर एक खेत के सुनसान हिस्से में ले गए। उनकी बदली नीयत देखकर स्वाति ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो अकेली इन 3 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाई। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन तीनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और न ही उस सुनसान जगह पर उसकी मदद करने के लिए कोई आया। मौके का फायदा उठाकर तीनों ने बारी बारी स्वाति का किया। इसके साथ ही इस घटना का एक वीडियो भी उन लोगों ने बनाया। दरिंदगी के बाद उन्होंने स्वाति को ये धमकाते हुए छोड़ दिया कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों के साथ पूरे गांव और तुम्हारे कॉलेज में भी वायरल कर देंगे। इस हादसे की शिकार स्वाति उस धमकी से बुरी तरह से डर गई कि उसके पति, परिवार या गांव वालों को अगर पता चल गया तो क्या होगा। उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि रेप की शिकार 90% महिलाएं इसका खुलासा करने और पुलिस में कंप्लेन करने से भी डरती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है समाज का पीड़ितों के प्रति रवैया। कई बार तो लड़की को ही इसका दोषी ठहरा दिया जाता है। वो अकेली क्यों लड़कों के साथ गई थी? घर से बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? इसके उलट लड़कों की घटिया सोच, बुरी नीयत या औरत को भोग की चीज समझने की पुरुषवादी मानसिकता पर कोई सवाल नहीं उठता। कुछ ऐसा ही डर शायद स्वाति को भी था कि कहीं पति उसे छोड़ न दे, उसके बच्चों का क्या होगा, और अगर परिवार ने उसका साथ दिया भी तो क्या समाज उन्हें जीने देगा। अब घर टूटने और सामाजिक बहिष्कार के डर से स्वाति खामोश रही। उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर ये तो बस शुरुआत थी।
स्वाति की खामोशी से उन लड़कों के हौसले और बढ़ गए। इतने दिनों की जान पहचान में उनके पास स्वाति का फोन नंबर था। वो जब चाहे उसे फोन करते और मिलने के लिए बुलाते। स्वाति के मना करने पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देते। मजबूरन स्वाति उनसे मिलने पहुंच जाती, जहां ये तीनों स्वाति का शोषण करते, उसका रेप करते। महीनों तक ये सब चलता रहा। बदनामी के डर से स्वाति चुपचाप सब कुछ सहती रही और उसकी इज्जत यूं ही लुटती रही। दिन ब दिन उन लड़कों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कई बार तो वो स्वाति के घर तक भी पहुंच जाते। अब उन्होंने स्वाति के सामने एक नई मांग रखी। उन्होंने स्वाति से कहा कि तुम अपनी ननद से हमारी फोन पर बात करवाओ, फिर हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। स्वाति बुरी तरह से रो पड़ी, गिड़गिड़ाई कि मेरी ननद मेरी छोटी बहन की तरह है, उसे छोड़ दो। घर में अगर किसी को पता चल गया तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। पर वो तीनों लड़के नहीं माने और फिर से वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। स्वाति के पास कोई चारा नहीं था। अब परेशान होकर स्वाति अपनी ननद आभा के पास पहुंची। हिम्मत करके रोते रोते उसने आभा को सारी बात बताई और साथ ही हाथ भी जोड़े, रिक्वेस्ट भी की कि वो ये बात किसी और को ना बताए, वरना मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। उसने आभा से कहा कि वो उन लड़कों से एक बार बात कर ले तो शायद वो लोग शांत हो जाए। आभा ये सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ी कि उसकी भाभी किस मुसीबत में फंसी हुई है। आखिर लड़की होने के कारण वो जानती थी कि उन लड़कों की धमकी का क्या मतलब हो सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवार और समाज उसकी भाभी के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तब आभा ने हिम्मत दिखाई कि आप परेशान ना हो, मैं उन लड़कों से फोन पर बात कर लूंगी। स्वाति के कहने पर आभा ने उन तीनों लड़कों अशोक, लालचंद और शिवचंद से बात की। भगवान जाने आभा को इस बात का अंदाजा था या नहीं कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रही है। अब वो लड़के अक्सर उसे फोन करने लगे। फोन पर वो आभा से गंदी भद्दी बातें भी करते थे। आभा अपनी भाभी के खातिर ये सब कुछ सह रही थी। इस दौरान स्वाति का शोषण जारी ही था। अपने साथ हुए अत्याचार को तो वो सह रही थी, साथ ही वो इस बात से परेशान भी थी कि उसने आभा को इन सब में फंसा दिया है। स्वाति उन लड़कों से मिली और उनसे मिन्नतें की कि मेरी ननद मेरी बहन जैसी है, उसे तंग मत करो और छोड़ दो। तब लड़कों ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। स्वाति को थोड़ी तसल्ली हुई और वो घर लौट आई। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, ना कोई फोन आया और ना ही उन्होंने स्वाति को बुलाया। अब दोनों ननद भाभी को थोड़ा सुकून था। 23 दिसंबर 2023 को दोनों स्वाति और आभा किसी काम से बाजार जाने के लिए निकली, पर घर से दूर सुनसान रास्ते पर ये तीनों लड़के पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे। वहाँ पहुँचते ही तीनों ने आभा और स्वाति को घेर लिया और इस बार दरिंदगी की सारी हदें पार हुई जब आभा और स्वाति दोनों का एक साथ गैंग किया गया। स्वाति के साथ तो ये सब महीनों से हो रहा था, पर इस बार वो अपनी आंखों के सामने अपनी ननद की इज्जत लुटते हुए देख रही थी। वो गिड़गिड़ाती रही कि आभा को छोड़ दो, पर उन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। गैंग रेप के बाद उन दोनों को धमकी देते हुए छोड़ दिया गया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, पर स्वाति के मन में बहुत गिल्ट और पीड़ा थी कि उसकी वजह से उसकी ननद आभा को ये सब झेलना पड़ा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या अब आभा को भी वही सब झेलना पड़ेगा जो वो खुद महीनों से सह रही थी। उसका दिल और दिमाग इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इतना गिल्ट में थी कि 23 दिसंबर की देर रात उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग भागे भागे आए और उसकी आग बुझाई गई, पर तब तक स्वाति 80% जल चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। आभा अपनी भाभी की हालत देखकर सदमे में थी। वो सच्चाई जानती थी, पर किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। उधर इस घटना की जानकारी जब स्वाति के घर वालों को मिली तो वो बुरी तरह से भड़क उठे। उन्हें लगा कि स्वाति के ससुराल वालों ने दहेज या ऐसी ही किसी वजह से उनकी बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की है। उन्होंने स्वाति के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। इस कंप्लेन में स्वाति के सास, ससुर, पति, ननद सभी को नामजद किया गया था। पुलिस ने भी केस दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी क्योंकि स्वाति का स्टेटमेंट आना अभी बाकी था और वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। 1-1.25 महीने के इलाज के बाद स्वाति थोड़ा होश में आई। इसी दौरान स्वाति को पता चला कि उसके जलने के बाद ससुराल वालों पर ही केस दर्ज हो गया है। तब उसने घर के लोगों, गांव वालों और पंचायत के सामने बयान दिया कि मेरे जलने में मेरे सास, ससुर, पति और ननद कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये सभी बेकसूर है, मैंने ही खुद को आग लगाई थी।
उसका बयान दर्ज होता है और ससुराल वालों को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन इस बयान के बाद स्वाति ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाई। उसके शरीर के कई अंग जलने से बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। जलने के 2 महीने बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार 23 फरवरी 2024 को स्वाति ने दम तोड़ दिया। स्वाति के मौत के पीछे की सच्चाई आभा जानती थी। वो तो उसके ठीक होने का वेट कर रही थी। स्वाति के मरने के बाद वो बुरी तरह से टूट गई, पर अब उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। आभा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने निर्भया केस के बारे में सुना हुआ था। उसे लगा अब शायद देश में हालात बदल चुके हैं और पुलिस उसकी मदद करेगी। हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई कि 2 महीने पहले मेरी भाभी स्वाति ने आग लगाकर जो खुदकुशी की थी, उसकी असली वजह ये थी कि 3 लड़कों ने हम दोनों का गैंग किया था। भाभी के साथ तो ये महीनों से हो रहा था। उन लड़कों ने भाभी का किया, उसकी वीडियो बनाई और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो भाभी को महीनों से ब्लैकमेल कर रहे थे और उसका शोषण कर रहे थे। अपनी कहानी के साथ स्वाति ने उन 3 लड़कों का नाम भी बताया। 21 साल का अशोक, 22 साल का लालचंद और 19 साल का शिवचंद। तीसरा नाम सुनने के बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इनमें से तीसरा लड़का शिवचंद राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था और पुलिस उसे हर हाल में बचाना चाहती थी। आभा जो इंसाफ की आस में पुलिस स्टेशन पहुंची थी, उसे नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आभा की ये कहानी डीएसपी प्रतीक मॉल तक पहुंची। उन्होंने आभा को कमरे में बुलाया। शुरुआत में तो उन्होंने आभा को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि ये तो कई महीनों पुरानी बात है, तुम अभी तक कहाँ थी, तब से क्यों नहीं आई। इसके बाद एक बंद कमरे में उस 19 साल की आभा को खड़ा करके डीएसपी प्रतीक ने पूछताछ करना शुरू किया। उससे उस दिन टेप की बारीक से बारीक बात कुरेद कुरेद कर पूछी जाने लगी। यानी जो कुछ उन लड़कों ने आभा और स्वाति के साथ किया वो तो हुआ ही, लेकिन अब ये डीएसपी और उसके साथी पुलिस वाले बेशर्मी से भरी उन्हीं बातों को बार बार अजीब ढंग से पूछ पूछ कर उसे बेइज्जत कर रहे थे। आभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर भी वो हिम्मत करके सब सवालों के जवाब देती रही कि शायद इसके बाद ही उसे इंसाफ मिल पाएगा। अब घंटों की घटिया पूछताछ के बाद आभा ने उन 3 लड़कों के नाम पुलिस वालों को बताए। तीसरा नाम सुनकर डीएसपी प्रतीक बोले कि तुम 2 लड़कों के नाम ही बताओ और तीसरा नाम छोड़ दो। आभा ने पूछा कि क्यों, जब इस पूरे कांड को 3 लोगों ने किया है तो 2 नाम ही क्यों। डीएसपी ने कहा कि शिवचंद राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार है, उसका नाम इस केस में नहीं आएगा। पुलिस उसका नाम हटाने के लिए आभा को डराने धमकाने लगी, पर आभा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसको जिद करता देखकर पुलिस वालों ने उसे अपनी ही भाभी के दहेज उत्पीड़न के दर्ज हुए केस में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पूरे परिवार को दहेज के केस में अंदर कर देंगे। पर जल्दी ही पुलिस को पता चल गया कि स्वाति मरने से पहले परिवार और गांव वालों के सामने अपना बयान दे चुकी है कि उसने ही खुद को आग लगाई थी। अब पुलिस वालों की ये चाल काम तो नहीं आई, लेकिन फिर भी वो हर तरह से आभा को डरा रहे थे और उसके पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने बार बार बेवजह की बेहुदा पूछताछ से उसे तोड़ने की कोशिश की कि आभा 3 में से सिर्फ 2 ही नाम दर्ज करवाए। अब इस सब के बाद आभा से कहा गया कि तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। इसके लिए आभा को गांव से काफी दूर अकेले ही एक हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां उसे कुछ डॉक्टर से मिलना था। वो अकेले अपने गांव से काफी दूर उस हॉस्पिटल में पहुंची, पर जिस दिन की उसे डेट दी गई थी उस दिन वहां सबकी छुट्टी थी, वहां कोई डॉक्टर नहीं था। उसका पूरा दिन बर्बाद हुआ। वापस पहुंचकर जब उसने पुलिस वालों को ये बात कही तो पुलिस वाले उस पर ही चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे और उसे कहा गया कि वो फिर से कल वहाँ जाए और अपना मेडिकल टेस्ट करवाए। बिना मेडिकल टेस्ट के जाँच आगे नहीं बढ़ेगी। अब इस तरह से तंग करना, आभा को मेंटली तोड़ना, टाइम वेस्ट करना, ये सब पुलिस का हैरेसमेंट का एक तरीका था। पर आभा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। अब अगले दिन वो फिर उस हॉस्पिटल में पहुंची, लेकिन इस बार उसे थोड़ी देर हो गई। तब वहां के डॉक्टर उल्टा उसे ही भला बुरा कहने लगे। उसे गालियां देते हुए कहा गया कि तुम सबका टाइम बर्बाद कर रही हो। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे आभा रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट हो। मेडिकल टेस्ट के दौरान भी डॉक्टर्स को पुलिस वालों के फोन आते रहे। वो लगातार डॉक्टर्स को गाइड कर रहे थे कि क्या करना है और कैसे करना है। इस सारे ड्रामे के बाद भी पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से 2 लड़कों के नाम लिखे, अशोक और लालचंद, क्योंकि वो साधारण परिवार से थे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जेल भेज दिया।
आभा बार बार कहती रही कि 3 लोगों के नाम हैं और तीनों को ही पकड़ा जाए, पर पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर अलग अलग तरह से दबाव डालती रही, उसे डराती धमकाती रही कि उस तीसरे नाम मंत्री के रिश्तेदार को भूल जाए। इस 1-1.5 महीने में पुलिस के पास पहुंचने से उसकी कहानी घर वालों और गांव वालों को पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी लड़ाई में कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। आभा समझ चुकी थी कि उसकी इस कहानी की वजह से परिवार वाले किस दबाव को झेल रहे हैं। 2 महीने पहले घर की बहू की हुई मौत के पीछे की कहानी जानकर सभी घर वाले बहुत सदमे में थे। आभा अपने लेवल पर जो कोशिश कर सकती थी वो करती रही। हर बड़े अफसर जहां तक वो जा सकती थी वो उनसे मिली, फरियाद करती रही और अपनी कहानी सुनाती रही, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। अब हर तरह की कोशिश करने के बाद आभा ने थक हार कर 3 अप्रैल 2024 को 4 अलग अलग न्यूज चैनल के लोकल रिपोर्टर्स को फोन किया। उन्हें अपनी बात बताते हुए आभा ने कहा, मुझे लोगों तक अपनी कहानी पहुंचानी है और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों के रिपोर्टर आज भी सच्ची खबरें पेश करने में हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे ही थे आज तक के रिपोर्टर हरनेक सिंह। हरनेक सिंह बाकी 3 न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर के साथ दोपहर 12 बजे के करीब आभा के घर पहुंच गए। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब आभा ने इन्हें शुरू से अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। रिपोर्टर सवाल करते रहे और आभा जवाब देती रही। दरअसल आभा चाहती थी कि उसकी ये दर्द भरी दास्तान सिर्फ कहानी बनकर ही न रह जाए। वो चाहती थी कि उसकी आवाज सीधे लोगों तक पहुंचे और हर शख्स उसके दर्द को महसूस कर सके और इंसाफ में उसकी आवाज बन सके। 1-1.5 घंटे के बाद ये सब खत्म हो गया। भी रिपोर्टर्स अपना सामान समेट कर वहाँ से चले गए। सभी ने इस कहानी पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके चैनल को भेज दी। शाम तक ये सब खत्म हुआ और रात को ये खबर न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट भी हुई। 3 अप्रैल की रात बीत गई। 4 अप्रैल की सुबह आभा के घर में सबने देखा कि आभा अभी तक सोकर नहीं उठी है। भाई ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाना चाहा, पर दरवाजा तो खुला हुआ था। कमरे में जाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वो बुरी तरह से चीख उठा। अंदर आभा की लाश पंखे से झूल रही थी, साथ ही उसके हाथ की नस भी कटी हुई थी। यानी 3 अप्रैल की दोपहर अपना बयान देने के बाद देर रात उसने मौत को गले से लगा लिया। उसके हाथ की नस भी कटी हुई थी, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि उसके जिंदा रहने की कोई भी गुंजाइश बचे। अब उसकी मौत की खबर से पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। 1.5 महीने पहले ही इस घर में उसकी भाभी की खुदकुशी से मौत हुई थी। आभा के पुलिस में पहुंचने के बाद सभी को उसकी कहानी मालूम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आभा की लड़ाई में किसी ने उसका जीते जी तो साथ नहीं दिया था। लेकिन अब उसकी मौत की खबर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गांव वाले आभा की लाश लेकर पुलिस थाने पहुँच गए। थाने के बाहर आभा की लाश को रखकर गाँव वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक आभा जिंदा थी तब तक पुलिस उसे डराती धमकाती रही, लेकिन अब उसकी मौत के बाद पुलिस खुद उससे डर रही थी, क्योंकि अब आभा की कहानी को छुपाना बहुत मुश्किल था। और जिस तरह से पुलिस वालों का रवैया आभा के साथ रहा था, उस बेशर्मी की सज़ा तो पुलिस वालों को मिलने ही वाली थी। इतने समय में मंत्री के जिस रिश्तेदार का नाम लेने से भी पुलिस कतरा रही थी और आभा उसका नाम न लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा था, अब उसी आभा के मरने के महज 24 घंटे के बाद ही उस मंत्री के रिश्तेदार शिवचंद को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। आभा को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में सूरतगढ़ के डीसीपी प्रतीक मौल के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, पर इंसाफ की लड़ाई अभी बहुत दूर है। अब आभा ने आत्महत्या करके सही किया या गलत, पर शायद वो समझ चुकी थी कि जीते जी उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और यही हुआ। जब तक वो जिंदा थी तब तक उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो नहीं जानती थी कि मीडिया में उसकी कहानी का असर होगा भी या यूं ही उस खबर को दबा दिया जाएगा। और अगर वो रिपोर्टर्स को अपना बयान देने के बाद जिंदा भी रहती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि उसे फिर से डराया धमकाया नहीं जाता। देश के और भी कई केसेस की तरह उसकी ही जान ले ली जाती, किसी एक्सीडेंट में उसे मरवा दिया जाता या उसे और उसके घर वालों को किसी और केस में फंसा दिया जाता। ऐसी कई बातें थीं जिससे आभा निराश हो चुकी थी, लेकिन मीडिया के जरिए ये खबर और लोगों तक भी पहुंची। अपने और अपनी भाभी के लिए इंसाफ की आस में आभा ने जान तो दे दी है और उन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज भी दिया गया है। पर जब तक इस केस से जुड़े हर शख्स, तीनों रेपिस्ट के साथ उन पुलिस वालों और डॉक्टर्स को भी सजा नहीं मिलती जिन्होंने एक अपराधी को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख दिया और आभा को मरने पर मजबूर कर दिया, तब तक ये इंसाफ अधूरा ही रहेगा।
तो अब देखना होगा कि उसकी मौत के बाद इंसाफ की इस लड़ाई पर क्या असर पड़ता है। जब तक सही समय पर कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक आभा जैसी लड़की यूं ही मरती रहेगी। क्या सही इंसाफ पाने के लिए हर आभा को यूं ही मरना पड़ेगा? अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।